नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपके सामने इसमें जो स्क्रीन पे पेपर है ये यूपीएससी 2024 का पेपर है। इसके मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आपको बताया था, जो कि पहला पार्ट था, कि कैसे यूपीपीसीएस अपने एग्ज़ाम में यूपीएससी से क्वेश्चंस उठाता है। तो यूपीपीसीएस 2024 का जो एग्ज़ाम अक्टूबर में प्रस्तावित है, आप देखेंगे कि यूपीएससी 2024 से मिनिमम 5 क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आएंगे। तो मैंने इस वाली वीडियो में कोशिश की है और पहली वाली वीडियो में भी कोशिश की थी कि आपके सामने पेपर को एनालाइज करूं। इसमें मैं आपको कोई आंसर्स नहीं बताऊंगा, केवल आपको ये बताऊंगा क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। और मैं इसमें इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करूंगा। अपने साथ हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले पेपर साथ लेके बैठें और साथ ही साथ जो कुछ बताता जा रहा हूँ लिखते जाएं, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा या इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा जैसा यूपीएससी 2024 में पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, आज के पहले क्वेश्चन में बात की गई है कि कौन सा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। तो आपको ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट सबसे पहले समझने होंगे। तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कौन से प्रोजेक्ट होते हैं? ऐसे प्रोजेक्ट जो बिल्कुल जड़ से बनाए जाते हैं। जड़ से मतलब बिल्कुल ज़मीन खाली पड़ी हुई है, उसमें पहली ईंट रखी गई, नींव बनाई गई उससे, और फिर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं या ग्रीन प्रोजेक्ट बोलते हैं। और अगर ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें पहले से थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन हो रखा है और उसके ऊपर हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्राउन प्रोजेक्ट, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। आई रिपीट, ग्रीन प्रोजेक्ट क्या है और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट क्या है? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें बिल्कुल सतह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना होता। और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में क्या होता है कि हमारे पास पहले से थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ठीक है, आपको ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, इसके अलावा आपको ये 3 एयरपोर्ट के नाम लिखे हुए हैं, ये तीनों एयरपोर्ट के नाम पता होने चाहिए। देखिए, दोयनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। अगला कुशीनगर एयरपोर्ट कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अच्छा, कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट एक और चीज़ के लिए फेमस है कि वहाँ पे पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनी थी। क्या? पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनी थी कुशीनगर में। ठीक है, इसके बाद आ गया विजयनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विजयनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? सॉरी, विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो हमने तीनों एयरपोर्ट देख लिए, दोयनी पोलो, कुशीनगर और विजयवाड़ा। देखिए, अभी रिसेंटली विजयवाड़ा फिर न्यूज में आया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस बना है। क्या? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस बना है। तो सोशल जस्टिस का एक स्टैचू बनाया गया है। अब वो किस पर्सनैलिटी के लिए बनाया गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए कौन सा स्टैचू बनाया गया है और कहाँ बनाया गया है? तो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस बनाया गया है। और कहाँ? विजयवाड़ा में। विजयवाड़ा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। इसी पैटर्न पे यूपीपीसीएस 2021 में क्वेश्चन आया था, जो कि मैं आपको पूरी वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा। चलिए अभी देख लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन था। देखिए, यूपीपीसीएस 2021 में क्वेश्चन आया था कि स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पे स्थित है? स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पे स्थित है? तो वो राजस्थान में बना था उस समय। ठीक है, ऐसे ही पूछ लेगा इस 2024 में कि स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस कहाँ है? तो विजयवाड़ा में। किसके लिए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद में बनाया गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, वाटर वेपर के बारे में। तो वाटर वेपर के बारे में आपको क्या याद रखना चाहिए? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा एबंडेंट ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो वो है वाटर वेपर। आपके सामने ये भी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना, तो याद रखना क्या है? वाटर वेपर टिक करोगे। अगर सेकंड नंबर पे पूछी जाए तो CO2 है, सेकंड नंबर पे CO2 है। इसमें केवल इतना ही याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, इक्वेटोरियल क्लाइमेट से कई बार क्वेश्चन आ जाता है यूपीपीसीएस में और कई बार आया है। ठीक है, तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट में कितनी बारिश होती है? देखिए, ये गलत लिखा हुआ है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट में कितनी? 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होनी चाहिए इक्वेटोरियल क्लाइमेट में। ठीक है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हिंदी में क्या बोलते हैं एक बार देख लेते हैं। विषुवतीय जलवायु। हिंदी मीडियम के लिए क्या बोलते हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट में? विषुवतीय जलवायु। तो विषुवतीय जलवायु के लिए कितनी बारिश होनी चाहिए? 200
सेंटीमीटर से ज़्यादा, ठीक है। अब देखिए इक्वेटोरियल क्लाइमेट का एक यूनिक फीचर है, वहाँ पे एपीफाइट्स मिलते हैं। एपीफाइट्स ऐसे समझिए कि बेल लताएं मिलती हैं। बेल लताएं मतलब आप देखिए कि पेड़ के चारों ओर जो बेल लिपटी रहती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एपीफाइट्स बोलते हैं। तो ये कहाँ पे मिलती हैं, इक्वेटोरियल क्लाइमेट में मिलती हैं, ठीक है। अब वो वहाँ क्यों मिलती हैं, क्योंकि देखिए इक्वेटोरियल क्लाइमेट में क्या होता है, पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो उनकी पत्तियाँ सतह पे क्या होती हैं, प्रकाश को नहीं आने देती। जब सूर्य का प्रकाश सतह पर नहीं आता है तो क्या होता है, ये लताएं पेड़ के सारे ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं और अपने लिए सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एपीफाइट्स बोलते हैं, एपीफाइट्स वेजिटेशन। तो इस टाइप की वनस्पतियां कहाँ मिलती हैं, एपीफाइट्स टाइप की वनस्पतियां तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट में मिलती हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज याद रखनी है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट में जो वेजिटेशन उगती हैं वो सतह होती है, उनमें कई लेयर्स में होती हैं, 4-5 लेयर होती हैं, ठीक है। तो पूछा जाए 4-5 लेयर में जो वेजिटेशन उगती हैं वो किस क्लाइमेट में उगती हैं, तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट में उगती हैं, ठीक है। तो तीनों चीज़ें याद हो गई, 200 सेंटीमीटर, एपीफाइट्स और लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है इक्वेटोरियल क्लाइमेट में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए कोरियोलिसिस फोर्स के बारे में। तो कोरियोलिसिस फोर्स कैसे जनरेट होता है, जब अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, घूमती है अपनी एक्सिस पे, तब कौन सा फोर्स जनरेट होता है, कोरियोलिसिस फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। मैं भी आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। देखिए अर्थ अपनी एक्सिस पे अगर घूम रही है तो कौन सा फोर्स जनरेट होगा, कोरियोलिसिस फोर्स जनरेट होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। तो अर्थ जब अपनी एक्सिस पे घूमती है तो उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। और अर्थ जब सन के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाती है। किस पाथ में, इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाती है। इसको क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ये वर्ड याद रखना, सिंपल एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। तो हमने जाना कोरियोलिसिस फोर्स कैसे जनरेट होता है, अर्थ जब रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे। और देखिए एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि अर्थ जो कोरियोलिसिस फोर्स है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, पोल्स पे होता है, पोल्स पे याद रखना, और इक्वेटर पे एब्सेंट होता है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि कोरियोलिसिस फोर्स सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पोल्स पे, और एब्सेंट कहाँ होता है, इक्वेटर पे। और कोरियोलिसिस फोर्स किसकी वजह से जनरेट होता है, अर्थ के रोटेशन की वजह से अपनी एक्सिस पे, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन बन गए, याद रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 15, ऑन जून 21 जून को एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस अ सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स। तो देखिए 21 जून का एक डायग्राम है, उसके थ्रू मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा कि 21 जून पे सनलाइट 12 घंटे तक किस लैटिट्यूड पे पड़ती है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये है 21 जून, 22 जून ऑलमोस्ट आप सेम समझिए, ठीक है। जून से क्या आएगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इस डायग्राम को आपको याद कर लेना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। आई रिपीट, 22 जून या 21 जून, जून के बाद सितंबर, सितंबर के बाद दिसंबर और मार्च। तो ये अर्थ के सीजन्स हैं ये, ठीक है, 4 सीजन्स हैं। तो देखिए 22 जून को क्या होता है, समर सोलिस्टिक होता है, इसे ग्रीष्म संक्रांति भी बोलते हैं। तो देखिए यही पूछ रहा है कि 21 जून को 12 घंटे दिन कहाँ पे होगा, 12 घंटे लाइट कहाँ पड़ेगी। तो देखिए ये 0 डिग्री है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये क्या है, आर्कटिक सर्किल है, और नीचे क्या है, अंटार्कटिक सर्किल है, ठीक है। इतना मैं समझता हूँ आप लोगों को पता होगा। नहीं पता है तो इसको क्लियर करिए कि 0 डिग्री बीच में, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, सबसे पोल के पास आर्कटिक सर्किल है, नॉर्थ पोल पे, नीचे साउथ पोल पे अंटार्कटिक सर्किल है, ठीक है। अब देखिए ये, अब इसको एक बार मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब जिसकी जरूरत है केवल उसको हाईलाइट करेंगे। देखिए 0 डिग्री याद रखेंगे, और ये मैंने क्या बताया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये आर्कटिक सर्किल। अब देखिए सूर्य का प्रकाश, जब अर्थ इस तरफ टिल्टेड है, ये आप देख रहे हो ये टिल्टेड है, तो सूर्य का प्रकाश 12 घंटे कहाँ पड़ेगा, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेगा, एक आर्कटिक सर्किल पे पड़ेगा। तो केवल इन दोनों पे पड़ेगा 12 घंटे तक। यहाँ पे प्रकाश तो कम आएगा और यहाँ कम आएगा, ठीक है। तो हमें क्या पता लगा कि 12 घंटे तक 22 जून या 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे और आर्कटिक सर्किल पे प्रकाश पड़ेगा, ठीक है। और इस समय समर सोलिस्टिक होगा, क्लियर। तो अब देखते हैं 21 जून को क्या क्या ऑप्शंस में है। तो इक्वेटर तो कट गया, मैंने बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा और आर्कटिक सर्किल होगा, तो 2 और 4 आंसर हो गया। तो 21 जून को 12 घंटे सनलाइट कौन से लैटिट्यूड पे पड़ेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे और आर्कटिक सर्किल पे। ऐसे ही आपको ये वाले एनालाइज करने हैं कि 22 दिसंबर को कमेंट करके बताइए कि सबसे ज़्यादा 12 घंटे सनलाइट कहाँ कहाँ पड़ेगी। तो देखिए नीचे पड़ेगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे और अंटार्कटिक सर्किल पे, ठीक है, क्योंकि देखिए अर्थ इस तरफ टिल्टेड है, इधर ऐसे टिल्टेड थी, तो इस तरफ टिल्टेड है तो ये वाली लाइन इधर पड़ेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सामने पड़ेगी और अंटार्कटिक सर्किल, क्लियर।
इस समय विंटर सोलिस्टिक होता है 22 दिसंबर को। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड कहाँ पे मिलता है। तो लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय पीठभूमि बोलते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पीठभूमि तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, कॉन्गो बेसिन में। कहाँ, कॉन्गो बेसिन में। ठीक है, देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, पिछले साल बहुत न्यूज़ में था, यूपीएससी ने इस साल पूछा, तो आपको भी यूपीपीसीएस के लिए तैयार रखना है कि सबसे बड़ी पीठभूमि उष्णकटिबंधीय कहाँ मिलती है, कॉन्गो बेसिन में। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी पूछा जा सकता है कि जो पीठभूमि होती है, पीटलैंड होता है, वो इंपॉर्टेंट क्यों है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कार्बन को एब्जॉर्ब करती है, बहुत बड़ा कार्बन का रिजर्वॉयर होता है, बहुत मतलब पीठभूमि हम कह सकते हैं दलदली भूमि है एक तरह से। ठीक है, अब ये कार्बन का यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब करके रखती है, तो ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट नहीं होने देती। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा क्लाइमेट चेंज नहीं हो पाता, ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो पाती, तो कंट्रोल कर पाते हैं हम चीज़ों को। ठीक है, और ये कहाँ पे मिलता है, सबसे बड़ा कॉन्गो बेसिन। तो ऐसे क्षेत्रों को हमें प्रोटेक्ट और संरक्षित करने की ज़रूरत है। क्या, संरक्षित करने की ज़रूरत है। कहाँ पे मिलता है, कॉन्गो बेसिन में। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, देखते हैं, और ऑप्शंस को इसके एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। अब देखिए किलकोरी बेसिन, तो किलकोरी कहाँ पे मिलेगा, आपका पापा न्यू गिनीना में, पापा न्यू गुइना में। अब ये कंट्री आपने पहली बार सुना होगा मुझे लगता है बहुत से लोगों ने। तो पापा न्यू गिनीना कहाँ है, ये भी हम देखते हैं, देखिए मैप में। तो देखिए ये रहा पापा न्यू गिनीना, ये जो कंट्री है, देखिए एक बार दोबारा मार्क कर रहा हूँ, ये पापा न्यू गिनीना कंट्री ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में है। ठीक है, यहाँ पे किलोरी बेसिन है। क्या, किलोरी बेसिन है, याद रखना कहाँ पे, किलोरी बेसिन। ठीक है, और इस कंट्री का नाम भी आप एक बार मैप में खुद से भी जाके देखिए, तो क्या है, किकोरी बेसिन। ठीक है, अब आ जाते हैं रियो दी ला पाल्टा बेसिन। रियो दी ला पाल्टा बेसिन कहाँ है, साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील में, बोलीविया में, जो साउथ अमेरिका की कंट्री है, तो कई कंट्री में फैला हुआ है रियो दी ला प्लाटा बेसिन। ठीक है, तो इसमें हमने क्या जाना कि सबसे बड़ा ट्रॉपिकल पीटलैंड कहाँ पे है, तो वो कॉन्गो बेसिन में। पहले तो ये याद रखिए कॉन्गो बेसिन में, इसके बाद ये इन दोनों ऑप्शन को हमने एनालाइज कर लिया। ठीक है, ये कहाँ है, किलकोरी, कहाँ है, किकोरी बेसिन, पापा न्यू गिनीना में। अमेजन बेसिन हमको पता ही है, सबको पता है, कमेंट करके बताना अमेजन बेसिन कहाँ है, मैं नहीं बताऊंगा इसे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आप ये देखिए कि बायो एक्यूमुलेशन एक टर्म लिखी हुई है। क्या, बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, अब इसी के एक साथ एक टर्म भी चलती है बायो मैग्निफिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 17 में इन दोनों टर्म्स के बारे में समझेंगे क्योंकि इससे भी यूपीपीसीएस में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है। तो बायो एक्यूमुलेशन जो होता है, बेसिकली जो पॉल्यूटेंट होते हैं, अगर एक ही ऑर्गेनिज्म में इकट्ठे होने लगे, सिंगल ऑर्गेनिज्म, देखिए एक ही ऑर्गेनिज्म में अगर इकट्ठे होने लगे तो बायो एक्यूमुलेशन होता है। जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी भी चीज़ को खा रहा है और उसमें पॉल्यूटेंट हैं और वो उसके अंदर इकट्ठे होते जा रहे हैं और एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म में इकट्ठे हुए, इससे दूसरे ऑर्गेनिज्म में चले गए, इससे तीसरे ऑर्गेनिज्म में चले गए, तो एक एक ट्रॉफिक लेवल से आगे बढ़ते चले गए, मतलब फूड श्रृंखला में ऊपर की तरफ बढ़ते चले गए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं कि संचय होने लगते हैं, क्या मतलब बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन को किसी जीवित जीव के अंदर किसी पदार्थ का समय के साथ संचय के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, और बायो मैग्निफिकेशन क्या है, ऊपर की ओर बढ़ते हुए जीवों के ऊतकों में केंद्रित होता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है। एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं। देखिए ये रहा बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन में क्या है, एक फिश के अंदर इतना हुआ, फिर एक फिश के अंदर इतना हुआ, तो एक ही फिश ये आगे जाके फिश के अंदर इकट्ठा होता जा रहा है एक ही लेवल पे सारी मछलियों के। ठीक है, जबकि बायो मैग्निफिकेशन में क्या होता है, जैसे ये घास है, घास को किसने खाया, टिड्डों ने खाया, टिड्डों को छोटे पक्षी ने खाया, इसको बड़े पक्षी ने खाया, तो ये देखिए एक लेवल है, दूसरा लेवल है, फूड खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, फूड चेन में ऐसे करके इकट्ठा होता जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल। देखिए इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रॉफिक लेवल, TROPHIC, ट्रॉपिक अलग है, TROPIC अलग है, ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। खाद्य श्रृंखला की जो चेन होती है उनको क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। एक ट्रॉफिक लेवल, दो ट्रॉफिक लेवल, 3 ट्रॉफिक लेवल। तो बायो मैग्निफिकेशन में क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल के साथ साथ पॉल्यूटेंट इकट्ठा होता जाता है, जबकि बायो एक्यूमुलेशन में क्या होता है कि एक ही लेवल पे इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया यूपीपीसीएस के, तो इसको इसलिए मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो बायो एक्यूमुलेशन क्या हुआ, बायो मैग्निफिकेशन क्या हुआ। अभी क्वेश्चन भी आपको दिखाता हूँ, अगले पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 19 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पता होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1972। ईयर याद रखना है, ठीक है, ईयर बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो ओरिजिनल आया था उसमें 6 शेड्यूल थे। कितने? 6 शेड्यूल थे, ठीक है। अब कितने हो गए हैं, जो 2023 में अमेंडमेंट होके आया है उसमें कितने शेड्यूल हो गए हैं, उसमें 4 शेड्यूल हो गए हैं। तो इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, इसमें बस इतना ही इंपॉर्टेंट है जो हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए एक सेकेंड, ये इरेज कर दूं। हाँ, तो देखिए ये एक्ट कब आया था, 1972 में, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल एक्ट में क्या थे, 6 शेड्यूल थे। अब कितने हो गए, 4। तो ये नंबर याद रखने हैं, कितने हो गए, 4, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो 4 शेड्यूल हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए पहले 2 शेड्यूल में बड़े बड़े जानवरों को रखा गया है जिनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड है। अगर आप उनकी हंटिंग वगैरह करोगे तो आपको बहुत सीवियर पनिशमेंट मिलेगा, बिल्कुल बैन है, हंटिंग आप उनकी कर ही नहीं सकते। जैसे लॉयन है, टाइगर है, लेपर्ड है, एलिफेंट है, तो इनको फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल में रखा गया है। अब थर्ड शेड्यूल में कुछ ऐसे प्लांट्स को रखा गया है जिनको आप बिना परमिशन के अपने यहाँ उगा नहीं सकते। तो इन प्लांट के नाम इंपॉर्टेंट है। देखिए 2023 में इससे क्वेश्चन भी आया था इनके प्लांट के नाम से, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ शेड्यूल में ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं जो साइट्स के अंदर आते हैं। साइट्स के अंदर का मतलब ये है कि साइट्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर कुछ एनिमल्स और प्लांट वगैरह को रखा जाता है और उनको कंजर्व किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। आई रिपीट, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। तो फोर्थ शेड्यूल में किनको रखा गया है, साइट्स वाले एनिमल्स को, ठीक है। थर्ड में प्लांट को, तो प्लांट को इंपॉर्टेंट है याद रखना। और टोटल कितने, 4 शेड्यूल हैं। अब देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को जो पास किया गया था, तो किस अमेंडमेंट से, सॉरी, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को पास किया गया था, तो कौन से आर्टिकल को फुलफिल करने के लिए पास किया गया था डीपीएसपी के अंदर, तो आर्टिकल 48A, याद रखना, आर्टिकल 48A। 48 क्या बात करता है कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, तो वो किसके अंदर है, 48 के अंदर, डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी कौन से पार्ट के अंदर आता है पॉलिटी की, आपको कमेंट करके बताना है। देखिए कमेंट जरूर करना, अगर कमेंट करोगे तो मुझे लगता है आप लोगों ने पूरी वीडियो सुनी है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसी कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करती है, तो आर्टिकल 51AG, ये भी याद रखना है, 48A भी याद रखना है। देखिए 51AG एक बार आरएफओ के एग्जाम में भी पूछी गई थी, तो आपको ये दोनों याद रखने हैं, ठीक है। अब मैं ये पूछूं ये 48A किस अमेंडमेंट से आया था, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये ईयर याद रखिए आप। ईयर क्यों, देखिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से क्या आया था, 48A ऐड किया गया था डीपीएसपी में, जिसमें हम एनवायरनमेंट को कंजर्व करते हैं, ठीक है। अब ये 1976 क्यों याद रखना चाहिए, क्योंकि यूके पीसीएस 2023 को जो 14 जुलाई को हुआ था उसमें ये ईयर पूछा हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया गया था 42nd, वो कौन से ईयर में हुआ था, ठीक है। तो 1976 में, क्लियर। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 1976 याद रखना है, 42nd याद रखना है, 48A, 51AG, 4 शेड्यूल हैं, थर्ड शेड्यूल के अंदर प्लांट है। अब देखिए इन प्लांट के नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी आपको बताता हूं, क्योंकि 2023 में क्वेश्चन आया था। तो प्लांट के नाम पहले एक बार याद कर लीजिए, बस एक बार जान लेने हैं। देखिए सिकार्ड, ब्लू वांडा, रेड वांडा, कुथ, स्लिपर, ऑर्चिड, एक बार इनको रेस कर दूं, ठीक है। ऑर्चिड, पिचर प्लांट, पिचर प्लांट को क्या बोलते हैं, नेप्थलीन्स खसानिया, ठीक है। तो ये 6, एक बार बस नाम पढ़ लेना, एटलीस्ट पढ़ लेना। ये पिक्चर ऐसे प्लांट हैं जिनको हम उगाते नहीं हैं। उगाते क्यों नहीं है, अगर उगाना भी है तो परमिशन लेके उगाना पड़ता है वाइल्ड लाइफ से, ठीक है, वाइल्ड लाइफ वार्डन से। अब देखिए इन प्लांट को उगाते हैं तो ये इनमें ना बिसेलापन होता है, और ये ऐसी जगह उगते हैं जहाँ सॉइल में न्यूट्रिएंट नहीं होता। अब सॉइल में न्यूट्रिएंट नहीं है तो, और ये प्लांट उग गए, तो क्या होता है कि ये प्लांट, अब इन प्लांट को न्यूट्रिएंट तो चाहिए, और ऐसी सॉइल में उग गए हैं जिनमें न्यूट्रिएंट नहीं है, तो ये क्या करते हैं, कीड़े मकोड़ों को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और उनसे रस निकलता है, उससे वो नाइट्रोजन ड्राइव करते हैं, और नाइट्रोजन एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जिससे कि इन प्लांट को न्यूट्रिएंट भी मिल जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पिचर प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट, पिचर प्लांट, जिनको मतलब न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलता है, तो ये इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं और नाइट्रोजन को उससे खींच लेते हैं उन इंसेक्ट से, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन वर्ड याद रखना है, इनसे एसोसिएटेड है, ठीक है, क्लियर। अब एक बार देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। देखिए मैंने एक आपको स्टैचू ऑफ पीस वाला बताया था, उसके साथ ही मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करा दिया था कि स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस डॉक्टर अंबेडकर जी वाला,
ठीक है, अब देख लेते हैं 2-3 क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस 2023 में आया इसी पैटर्न पे। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, ट्रॉफिक लेवल मैंने आपको बताया था बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन के साथ। तो क्या आंसर हो जाएगा, पोषक स्तर बनाने के लिए क्या है, खाद्य श्रृंखला, ऑर्गेनिज्म लिंक्ड टू फूड चेन। तो ट्रॉफिक PH है, याद रखना TRO PHIC, PIC नहीं है, H भी है इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ट्रॉफिक लेवल आर फॉर्म बाय ऑर्गेनिज्म लिंक्ड विद फूड चेन, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से फूड चेन बनती है, मैंने आपको बताया था 1 ट्रॉफिक लेवल, 2 ट्रॉफिक लेवल, 3 ट्रॉफिक लेवल, 4 ट्रॉफिक लेवल, क्लियर। अगला देखिए ये क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस 2023 में, ये यूपी पीसीएस 2023 का ही है, और ये भी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो देखिए क्या आंसर हो गया, अभी मैंने आपको बताया था नेपथीन्स, ये रहा आपका नेपथीन्स, ठीक है। तो देखिए नेपथीन्स आंसर हो गया। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मैंने आपको वही बताया था कि ये क्या करते हैं कि ये प्लांट इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं, इनकी शेप इस टाइप की होती है, आप गूगल करके देखेंगे तो आपको शेप मिल जाएगी, एक बार गूगल करके जरूर देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ये प्लांट इन कीट इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होते हैं क्या चीज ड्राइव करते हैं, तो नाइट्रोजन ड्राइव करते हैं, याद रखना अधिकतर बहुत सारे न्यूट्रिएंट ड्राइव करते हैं बट बेसिकली नाइट्रोजन के लिए ये कीट पतंगों को पकड़ते हैं, ठीक है प्लांट, क्लियर। अब आगे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये भी आया था हंगुल डियर, तो हंगुल डियर कहाँ मिलता है, जम्मू कश्मीर के दचिंगम नेशनल पार्क में, दचिंगम नेशनल पार्क में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, अच्छे से आप भी बिल्कुल एनालाइज करिए क्योंकि देखिए क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेज हैं, ठीक है। तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और ये भी आपको याद रखने हैं जो देखो मैंने आपको बताया था, ठीक है। बाकी के लिए अगर अच्छा रिस्पॉन्स इस वीडियो का आएगा तो आगे की और वीडियो भी इससे रिलेटेड कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।